गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धार्थ दुबे और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं लेक्स लोसाई पे। टुडे इज अप्रैल 28 और आज के इंडियन एक्सप्रेस का हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लैट एलएलबी एग्जामिनेशन एंड जुडिशरी एग्जामिनेशन। सो राइट अवे वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। फ्रंट पेज पे हमारे को एक गवर्नमेंट का एड देखने को मिलता है विच इज नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर अस, तो वी राइट अवे स्टार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड पेज। सो वर्ल्ड पेज पे हमारे को देखने को मिलता है फर्स्ट न्यूज जो हमारे लिए रेलेवेंट है, दैट इज पुतिन मीट्स अराक्ची, सेज रशिया रेडी टू डू इट्स बेस्ट टू ब्रिंग पीस इन वेस्ट एशिया। नाउ व्लादिमीर पुतिन, पूरी दुनिया इनका नाम जानती है, बहुत ही फेमस शख्स हैं, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो इनका नाम तो हमें मालूम ही होना चाहिए। एंड ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड इन अ वॉर विद यूक्रेन एज द कंट्री इज इन्वॉल्व्ड, तो पुतिन उसके नेता हैं। बट पुतिन साहब जो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जो एक इशू चल रहा है विच इज बिटवीन इजराइल, यूएस एंड ईरान, इस पर्टिकुलर इशू को पाकिस्तान के साथ मिलकर सेटल करवाने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग को आइडिया हो, अगर आप रोज न्यूज फॉलो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो मीडिएटर की तरह रोल प्ले कर ही रहा है कि ये वॉर किसी तरीके से रुक जाए, सब सेटल हो जाए। पाकिस्तान में हमने आसिम मुनीर जो उनके जनरल हैं और शहबाज शरीफ who's the prime minister of पाकिस्तान, इन लोगों का नाम, तो दो लोगों का नाम देखा ही है जो एक रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें आसिम मुनीर ज्यादा रेलेवेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। टू सेटल दिस पर्टिकुलर इशू, फॉर सेटलिंग दिस इशू, पर अब रशिया भी कह रहा है कि हम भी एक रोल प्ले करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लड़ाई को रुकवाने में। नाउ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विद ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, इन लोगों की सेंट पीटर्सबर्ग सिटी, जो कि रशिया का दूसरा सबसे फेमस सिटी आफ्टर मॉस्को माना जाता है, वहां पे मुलाकात हो रही है। एंड रशिया इज रेडी टू मीडिएट इफ ऑल साइड्स एग्री, तो रशिया कह रहा है अगर सारे लोग मानने को तैयार है तो हम मीडिएट करेंगे, हम इस पर्टिकुलर लड़ाई को रुकवाने में कोशिश करेंगे। रेलेवेंट न्यूज, इसको आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है। ना ईरान ने, हम लोग ये भी देखते हैं कि ईरान ने यूएस से बोला है कि हम आपकी बात मान जाएंगे अगर इस वॉर को, अगर फौरन हमले रोक दिए जाएं, अगर न्यूक्लियर पे अलग से, न्यूक्लियर को जो इशू ये बोला जाता है यूएस की तरफ से, इसराइल की तरफ से कि जी ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। तो ईरान कह रहा है कि भाई ये सब हम पे इल्जाम लगाना बंद करो और अलग से बैठ के न्यूक्लियर की चीजों से रिलेटेड बात करो, तो हम इस पर्टिकुलर युद्ध को विराम में लगाएंगे। वील गो फॉर अ परमानेंट सीज फायर। सो दैट इज अनदर पैरेलल डेवलपमेंट जो इस पर्टिकुलर न्यूज में हमारे लिए काम का होता है। नाउ हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, अगेन नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस। आप लोग को किंग चार्ल्स थ्री के बारे में मालूम होना चाहिए। ही इज द करेंट सॉवरेन हेड और द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, आम भाषा में जिसको हम लोग कई बार इंग्लैंड कह देते हैं, उसको इस समय हेड कर रहे हैं किंग चार्ल्स थ्री, तो नाम हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। देन In the foothills of Mount Fuji, residents set up fight against unruly tourists. So अभी आप लोग के लिए बस एक छोटी सी चीज जो कि क्लैट में या जुडिशरी एपीओ के प्रीलिम्स में रेलेवेंट हो सकती है, वेयर इज माउंट फूजी और माउंट फूजियामा, इसका एक्चुअली जो पूरा नाम है दैट इज माउंट फूजियामा। कहाँ पड़ती है? जापान में पड़ती है। जापान का सिंबल माना जाता है जब हम लोग माउंट फूजी की बात करते हैं। तो अगर आप कभी भी जनरली जापान के पोस्टर्स, वीडियोस सब आप देखेंगे, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जापान का जो जिस चीज से पहचान करी जाती है वो माउंट फूजी है। जैसे अगर मैं इंडिया का बोलूं कि इंडिया का इंटरनेशनली एक बड़ा फेमस सिंबल है ताजमहल, उसी तरीके से माउंट फूजी हम लोग कह सकते हैं। आगे चलते हैं, फ्रंट पेज पर आते हैं। एज कैंपेन एंड्स, मोदी ममता मेक लास्ट पिच फॉर वेस्ट बंगाल। सो अब हमको देखने को मिल जाता है कि कैंपेन खत्म हो गया है, क्योंकि अब फाइनल जो चुनाव होने हैं, देखिए तमिलनाडु में तो चुनाव ऑलरेडी हो ही चुके हैं, वेस्ट बंगाल में दो पार्ट में चुनाव हो रहे थे, तो वेस्ट बंगाल में हमारे को जो लास्ट कैंपेनिंग कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी समाप्त हो गया है, क्योंकि हमारे को देखने को मिल रहा है कि अब चुनाव है, मतलब लास्ट डे ऑफ चुनाव है। तो लास्ट डे ऑफ चुनाव हमारे को जो देखने को मिलेगा, उसके बाद 4 मई के शाम तक तो रिजल्ट्स ही आ जाएंगे। सो आई वुडंट से कि कल चुनाव है या 4 दिन पहले चुनाव था, ये रेलेवेंट है। नो, जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। नाउ इसी के बगल में हैपनिंग टुडे, ये जो छोटी छोटी न्यूज होती है ना, कई बार ये भी बड़ी रेलेवेंट होती है। सो इसको मैं आप लोग को मार्क करा रहा हूँ, प्लीज इसको मार्क करिए। प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन
of UN General Assembly Annalena Baerbock will visit India. मार्क कर लीजिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. President of 80th session of UN General Assembly Annalena Baerbock will visit India. So अब यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली का तो एक पोस्ट जो हम लोगों ने सुनी है, वो हम लोगों ने पोस्ट सुनी हुई है जिसका नाम है सेक्रेटरी जनरल. ये शायद आपने सुना होगा. और आज की डेट में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जब मैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह रहा हूं, मतलब मैं जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल की बात कर रहा हूं, वो है एंटोनियो गुतेरेस साहब. द जेंटलमैन इज कॉल्ड एज एंटोनियो गुतेरेस. सो क्या मैं इस समय आपसे एंटोनियो गुतेरेस की बात कर रहा हूं? नहीं, याद रखिए, दिस इज नॉट एंटोनियो गुतेरेस. हम बात कर रहे हैं 80th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली. सो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि क्या सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट सेम पोस्ट है. देन द आंसर इज नो. प्लीज मार्क, और आप लोग को ये याद होना चाहिए, हर सेशन का मतलब समझ लीजिए हर मीटिंग जो कुछ दिनों के लिए करी जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसका एक अलग प्रेसिडेंट होता है, जो हर बार सेशन में एक नया प्रेसिडेंट चुना जाता है. वेरा सेक्रेटरी जनरल 5 ईयर के टर्म के लिए होता है. ये 5 साल की पोस्ट होती है. सो बहुत स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन है, पर आप प्लीज इसका ध्यान रखिए, मार्क करके रखिए. नेक्स्ट, इसी से बेसिकली हमको नीचे एक छोटी न्यूज बहुत काम की मिलती है. A 9-judge bench examining 7 key questions concerning the balance between religious freedom and fundamental rights. सबरीमाला रिव्यू केस. अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो कि सबरीमाला रिव्यू केस क्या है, और कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो सबरीमाला रिव्यू केस क्या है. अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि सबरीमाला केरला में एक बड़ा ही फेमस मंदिर है. इस पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है. वो पहले रिलेट करा गया था राइट टू रिलीजन एंड विमेन की एंट्री से रिलेटेड था कि क्या महिलाएं उसमें, एक स्पेसिफिक एज की महिलाएं क्या उसमें दर्शन करने जा सकती हैं या नहीं दर्शन करने जा सकती हैं. तो उससे रिलेटेड एक जजमेंट आया था कुछ साल पहले, एंड इट्स अ वेरी वेरी फेमस जजमेंट. अब इसी पे रिव्यू करा जा रहा है. जिन लोगों को नहीं मालूम रिव्यू क्या होता है, सो अगर मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूं, सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 137 में ये एक तरीके से एक मदद मिल जाती है अगर आपका कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है, या अपील में कोई फैसला आ गया, या सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आ गया है, मे बी आर्टिकल 32 के तहत वो फैसला आया हो. सो उस पर्टिकुलर फैसले का, उन सारे फैसलों के लिए आप रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से. एंड इफ द सुप्रीम कोर्ट डीम्स इट फिट, इफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स इट द मैटर फिट इनफ फॉर गोइंग फॉर अ रिव्यू, फिर से उस चीज की सुनवाई करना, तो रिव्यू करा जा सकता है. यही सबरीमाला केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मंदिर की एंट्री से रिलेटेड आपको बताया. इस पे रिव्यू चल रहा है आज की डेट पे. whenever this judgment comes out finally, it is going to be a landmark judgment. चाहे आप जुडिशरी, एपीओ, क्लैट, एलेट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे लिए बहुत रेलेवेंट जजमेंट होने वाला है. अभी ये जजमेंट आया नहीं है, मैं ये भी आपको पॉइंट आउट कर दूं. स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या ये जजमेंट आ चुका है. नो, इट्स नॉट, इट हैजंट कम आउट एज ऑफ येट, बट द डे इट कम्स आउट, it will become a very very important judgment for us, because इससे कई सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं. सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज, माइक्रोसॉफ्ट नायरा ब्लॉक ट्रिगर, गवर्नमेंट कीन फर्म्स इन क्रिटिकल सेक्टर्स यूज मेड इन इंडिया क्लाउड सिस्टम्स. अब क्लाउड सिस्टम जिन लोगों को आइडिया हो, आप लोग को आइडिया होगा, आज की डेट में हम इसको कंप्यूटर से रिलेट कर देते हैं, या सॉफ्टवेयर से रिलेट कर देते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपने कभी टर्म सुना हो. सो बेसिकली ये जो किसी भी चीज की एक तरीके से, अगर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बोलूं, जब मैं आपसे बात करता हूं कि क्लाउड में काम करा जा रहा है, तो भाई क्लाउड क्या होता है. क्लाउड बेसिकली आप समझ लीजिए एक चीज है जिसको आप और मैं देख नहीं सकते हैं, बट वो अपने आप में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखती है. ये सब कुछ अपने आप में कंप्यूटर की दुनिया की चीजें हैं. सो आज की डेट में अगर इसको मैं बहुत बेसिक भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं, इंडिया क्लियरली ये चीज कह रहा है कि ये जो कंप्यूटिंग करी जाए, ये मेड इन इंडिया क्लाउड सिस्टम से करा जाए. ये विदेशी या बाहर की कंपनियों के द्वारा बनाए हुए क्लाउड सिस्टम्स में काम ना करा जाए. जैसे यहाँ पे मैं मार्क करा देता हूँ, अ ब्लॉक बाय अ क्लाउड सिस्टम प्रोवाइडर कैन लॉग आउट अ क्लाइंट कंपनी फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स ओन डेटा, communication channel and other tools and products. This can critically endanger operations in sectors such as telecom, energy and financial services.
दिस इज द रीजन वाई गवर्नमेंट सीक्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर सच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इसका क्या मतलब है, जब आप किसी दूसरी कंपनी का, एक विदेशी कंपनी का क्लाउड सिस्टम को प्रयोग में लेकर आ रहे हैं, मे बी आप एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मे बी आप फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और आप उनके, चलो आम भाषा में बोलता हूँ, उनके सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है, तो उस कंपनी को ये एक तरीके से आपका डेटा उनके पास है, और उनके पास ये पर्टिकुलर राइट होता है कि भाई वो कभी भी स्विच ऑफ करके आपको बाहर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा के यूज करने से। अब डेटा तो आपका है, काम की चीज आपकी है, पर वो है एक विदेशी कंपनी के पास। तो सरकार का ये कहना है कि भाई ये खतरनाक हो सकता है, ये हार्मफुल हो सकता है, ये अपने आप में एंडेंजर कर सकता है इस तरीके के काम को। सो गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया की कंपनियों के द्वारा बनाए हुए क्लाउड सिस्टम्स का इस्तेमाल करा जाना चाहिए, एंड नॉट कंपनीज विच आर सिटिंग अब्रॉड, रजिस्टर्ड अब्रॉड। आई होप इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो। बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत बेसिक भाषा में आपको पॉइंट आउट भी करा है। SIR स्ट्रोक स्फीयर। अब मैं SIR को आप लोग को आज नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे न्यूज़पेपर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आता रहता है इलेक्टोरल रूल्स का, या वोटर लिस्ट का जो अपग्रेडेशन है, एक तरीके से ऐसे कह देते हैं इसको हम लोग। इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा, ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। प्लीज पुराने वीडियोस को देखिए और समझिए SIR क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। आगे चलते हैं। केजरीवाल withdraws from proceeding before High Court judge invokes satyagrah. Is this news relevant for either of the exams that we are aiming for? यस, मैं आपसे कह सकता हूँ जुडिशरी के लिए ये एससे से रिलेट कर जाती है, बिकॉज ये डायरेक्टली एक सिटिंग हाई कोर्ट जस्टिस साहिबा के बारे में बात करी जा रही है, जो कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं, और ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी। अगर आप लोग का बैकग्राउंड मालूम हो इस न्यूज का, तो केजरीवाल साहब पे एक प्रोसीडिंग होनी है जिसकी सुनवाई जस्टिस शर्मा करेंगी, और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई ये कुछ ऐसे फंक्शंस में जा चुकी हैं, या इनकी आइडियोलॉजी कुछ इस तरीके की है जो मुझे लगता है मेरे तो ये बायस होंगी, मेरे खिलाफ ये काम करेंगी, ऐसा केजरीवाल साहब का कहना है। और वो कहते हैं कि जी जज साहिबा को मेरी केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, इस रीजन से शी शुड रिक्यूज, या उनको हटा दिया जाना चाहिए, या उनको खुद हट जाना चाहिए। जस्टिस शर्मा का ऑन द अदर हैंड कहना है कि मैं नहीं हटूंगी, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ, ये गलत तरीके के इल्जाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, तो सुनवाई मुझे करी दी जानी चाहिए। और जस्टिस शर्मा आप सुनवाई भी कर रही हैं। तब केजरीवाल साहब ने क्या करा है, क्योंकि उनको जो उन्होंने बोला वो नहीं हुआ, जस्टिस शर्मा ही केस की सुनवाई कर रही हैं, तो अब केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, केजरीवाल साहब का ये कहना है कि भाई मैं तो केस में जाऊंगा ही नहीं, मैं सुनवाई में जाऊंगा ही नहीं, और मेरा तो कोई वकील भी नहीं जाएगा। तो अब थोड़ा सा तो मैं अगर आपसे बोलूं, हमारे आपके लिए तो ये पॉलिटिक्स है आपकी और मेरी नजर से, बट हाँ क्योंकि जुडिशरी से जुड़ा है, जस्टिस शर्मा का नाम इसमें आ जाता है, तो डेफिनेटली किस हाई कोर्ट की जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं। सो जुडिशरी में इसको आप एसए की नजर से ज्यादा रेलेवेंट देख सकते हो, प्रेलिम्स में नाम पूछा जा सकता है, एंड क्लैट और आईलेट में the name of the justice sahiba, and obviously Delhi High Court. You may also be asked कि recusal word का क्या मतलब होता है। recusal एक तरीके से हट जाना for some specific reason. So ये बेसिक चीज है, डेप्थ में नहीं जाना। राजनीति जो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी के हेड के द्वारा करी जा रही है, वो सब हमारे से उसका कोई रेलेवेंस नहीं, बट बिकॉज इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन्वॉल्व है, इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है, तो वो चीज अपने लिए जानना रेलेवेंट हो जाता है एग्जाम की नजर से। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नो दिस न्यूज इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर अस। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ भाई, सारी न्यूज नहीं पढ़नी होती, एंड वी शुड आल्सो नो, ऑलवेज नो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सारे टॉपिक्स अपने लिए रेलेवेंट नहीं होते। अब आप देखिए जो है, मैं इसमें आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, काम के नहीं है हमारे लिए न्यूज, क्यों हम लोग इसको अननेसेसरली पूरा रीड करें बैठ के, नहीं रेलेवेंट है, व्हील्स के। थोड़ा पॉलिटिक्स वाली न्यूज आ जा रही है, थोड़ी लोकल न्यूज आ जा रही है, नॉट रिलेवेंट फॉर अस। जुडिशरी क्लैट कोई हमारे से ये सवाल नहीं पूछता है। नाउ ये न्यूज मेरे सबसे ज्यादा रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, नेवरदलेस आई वुड वांट कि आप लोग एक बार देखो। Borderland handover for fencing. Out of 8 of 127 kilometer given to BSF since January, High Court pulls up Bengal government. Basically background क्या है, ये आप लोग देख रहे हो फोटो में, फेंसिंग देखने को मिल रही है। दिस इज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर।
हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल स्टेट का है, आप लोग को ये आइडिया होगा कि वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो इधर बांग्लादेश है और इधर वेस्ट बंगाल है। अब ये जो है ये हमारे को देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वो पूरी की पूरी इन्होंने लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से जिले हैं। मैं इसको मार्क करा दे रहा हूं। 24 परगना नॉर्थ, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कूच बिहार। सो इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में से होते हुए बॉर्डर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, याद रखिए डिस्ट्रिक्ट्स के जो लैंड होता है इस पे जिसकी पार होता है वो होता है द स्टेट गवर्नमेंट। इन द केस ऑफ वेस्ट बंगाल इट इज ममता बनर्जी जी, ममता दीदी। अब हाई कोर्ट ने ये एक तरीके से पॉइंट आउट करा है बंगाल गवर्नमेंट को, एक तरीके से क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई ये जो जिले हैं इन जिलों में जो बॉर्डर का एरिया है वो आप हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हैं बीएसएफ को। बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्यों हैंड ओवर करना है? क्योंकि ये जो पूरे बॉर्डर्स हैं इन पे इस तरीके से प्रॉपर फेंसिंग हर जगह पर होनी जरूरी है। पर अगर अब वो जमीन का टुकड़ा ही नहीं होगा इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये देखिए 9 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स का वो जमीन का टुकड़ा ही नहीं होगा बीएसएफ के पास, तो वो प्रॉपर फेंसिंग करेगी कैसे? सो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। मेरे हिसाब से ये बहुत रेलेवेंट तो नहीं होना चाहिए ईदर फॉर क्लैट और फॉर जुडिशरी। नेवरदलेस एक बार नजर से निकालने में कोई बुराई नहीं। मेक्स वी शुड नो दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बीएसएफ क्या है आपको मालूम होना चाहिए। बीएसएफ कहाँ की सिक्योरिटी करती है ये आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया के कौन से बॉर्डर पे बीएसएफ को जनरली लगाया जाता है। तो जैसे बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर रहती है। जैसे चाइना का जो बॉर्डर है तिब्बत का, उस पर आईटीबीपी रहती है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रहती है। तो ये इस तरीके की चीजों के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, नॉट डेप्थ बट एक आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। Now this is relevant news for us. NDA strength now 148. Stamp on merger. BJP's Rajya Sabha tally rises to 113. आप terms move unilateral. So हमने देखा था राघव चड्ढा जी along with 6 more MPs, तो टोटल 7 MPs हो जाते हैं, जिसमें स्वाति मालेवाल जी आ जाती हैं, फेमस क्रिकेटर हरभजन सिंह साहब आ जाते हैं। इन सारे लोगों ने स्विच करा और इन सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी से हटके ये लोग बीजेपी में चले गए। बीजेपी में गए हैं ये लोग राज्यसभा में, आरएस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यसभा में ये लोग गए हैं। सो ये जो मूव करा गया है इस मूव को राज्यसभा में अलाउ कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर मूव को, ये याद रखिए, राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है, उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, समझ लो एक तरीके से, अगर मैं आम भाषा में बोलूं, फ्लैट वाले में भी जिन लोगों को ना आइडिया हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज समवन द पर्सन हु चेयर्स इट। अगर मैं आम भाषा में बोलूं, जैसे समझ लो किसी क्लास में एक मॉनिटर होता है, सो मॉनिटर की जिम्मेदारी है कि सब सिस्टमैटिकली सही से चीजें ऑर्गेनाइज हो। सो हम कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है स्पीकर, जो कि हमको लोकसभा में देखने को मिलते हैं, और चेयरमैन जो कि हमको राज्यसभा में देखने को मिलते हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये भी याद रखिएगा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो ही हमारे देश के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट साहब भी हैं। मतलब ये होता है, मतलब व्हेन यू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन हैं। सो अपर हाउस चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, इन्होंने अलाउ कर दिया। इन्होंने क्लियरली बोला कि ये जो 7 एमपीज आम आदमी पार्टी से बीजेपी शिफ्ट हुए हैं, ये मर्जर सही है, और अब बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो 7 नंबर से बढ़ गए, अब उनका नंबर 113 हो गया। ये बेसिक न्यूज आपको ध्यान रखनी है, आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाती है, काम का है। फॉलो करो ये न्यूज, क्योंकि ये न्यूज पिछले कई दिनों से चलती चली आ रही है। आगे चलते हैं हम लोग। ये न्यूज हम लोग ने कुछ दिन पहले भी मार्क करी थी। एक्स यूनियन मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी इज द न्यू इंडियाज एनवॉय टू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। सो दिनेश त्रिवेदी जी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं जुड़े हुए हैं, और इनको हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में अपना एनवॉय बनाया है, रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। अब ये जनरली क्या है, ये क्यों न्यूज ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जनरली ये जो पोस्ट होती है ना, ये आईएफएस ऑफिसर्स की होती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज।
बट हमको देखने को मिलता है कि बांग्लादेश में हमने इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक ऑफिसर को ना भेज के एक पॉलिटिशियन को भेजा है। अब ये पॉलिटिशियंस को ऐसे पोस्ट पे भेजने का पिछले कुछ सालों में ट्रेंड नहीं देखा गया है। पहले होता था, जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे तब डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखते थे, ट्रेंड देखते थे कि कई देशों के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, हमारे एम्बेसडर्स होते थे, वो पॉलिटिशियंस होते थे, अपनी फील्ड में बहुत जिन्होंने नाम कमाया हो, ऐसे कुछ प्रोमिनेंट लोगों को कभी कभी भेजा जाता था। बट अब हम लोग को फिर से ये देखने को मिल रहा है कई साल बाद कि बांग्लादेश में ऐसा करा गया है। सो नेम डेफिनेटली अपने लिए रेलेवेंट है, मार्क करके रखो। रेलेवेंट फॉर क्लैट, एलेट, जुडिशरी, एपीओ, हर जगह पे नाम रेलेवेंट है हमारे लिए। आगे चलते हैं एडिटोरियल पेज में। नो फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, पेट्रोलियम प्राइसेस वाला क्लैट वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर कॉम्प्रिहेंशन पर्पसेस। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि ये आर्टिकल बहुत रेलेवेंट है। वायलेंट स्टेट ऑफ अमेरिका भी बहुत रेलेवेंट आर्टिकल हमारे लिए नहीं है इन कंपैरिजन। रादर आई वुड से, चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जे की तैयारी कर रहे हो, इन ईदर ऑफ द केस आई वुड सजेस्ट रीड दिस आर्टिकल बाय फैजान मुस्तफा सर। I always recommend Faizan Mustafa साहब के articles. In Punjab on sacrilege law are dangerous politics. Now I'm not saying कि जो ये कह रहे हैं वो सही है या गलत है. No, I'm no one to judge that. But I would suggest अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो तो भी इसको रीड करो. Try and understanding a comprehension. क्योंकि बार बार मैं आपको रोज कहता हूँ कि भाई क्लैट का पेपर तो पूरा comprehension based है, so we have to understand the background of the thing. What is the author trying to communicate? So उनके लिए तो definitely relevant है. जुडिशरी वालों के लिए, क्योंकि मैंने ये कानून जो सैक्रिलेज लॉ हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो गुरु ग्रंथ साहब के प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ पंजाब में बनाया गया है, उस कानून का बैकग्राउंड क्या है, वो कानून किस चीज से जुड़ा है, ये उसका एक तरीके से एक्सप्लेन भी हमको अच्छे से कर रहा है। बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, नो आई एम नो वन टू से एनीथिंग ऑन दैट, बट डेफिनेटली जुडिशरी में इस तरीके का टॉपिक एसए से रिलेट बिल्कुल करता है, काम का है, याद रखो। हमारे देश में सेकुलरिज्म की बात होती है, लॉज हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं कि किसी धर्म के खिलाफ कोई काम, धार्मिक किताब के खिलाफ कुछ नहीं करा जा सकता। तो क्या बीएनएस से हम इसको कुछ रिलेट कर सकते हैं, क्या ऑफेंसेस या क्राइम से रिलेट कर सकते हैं? तो मेरी राय होगी आप लोग को इसको, दोनों लोगों को रीड करना चाहिए। यहीं पे एक और काम का टॉपिक है, अ डार्क शैडो ऑन कैंपस। सो ये बेसिकली जो हमारे से बात कर रहे हैं ना, ये सुसाइड के जो अटेम्प्ट या सुसाइड जो हो रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो हम लोग को कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंडिया के प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, विच इज अ वेरी सैड थिंग। ये उसके बारे में बात कर रहा है। नाउ दिस इज अ टॉपिक विच इज डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आप किसी भी एज के क्यों ना हो। प्लस ये एसए में काम का होता है अगर हम लोग जुडिशरी की बात करते हैं, अगर हम एपीओ की बात करते हैं, और क्लैट में अगेन कॉम्प्रिहेंशन पर्पसेस, अगेन फॉर कॉम्प्रिहेंशन फॉर क्लैट। सो रीड दिस आर्टिकल। Now, in the West Bengal election, the anatomy of exclusion. Again, ये जो अभी SIR प्रोसेस हुई है, उससे रिलेट कर जाता है कि वेस्ट बंगाल पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा या क्या इम्पैक्ट नहीं आएगा। आर्टिकल सही है या गलत है, मैं कोई नहीं हूँ उस पर कुछ कमेंट करने वाला, बट इंफॉर्मेटिव आर्टिकल तो है, ये तो मैं राय दूंगा आप लोग को। तो मेरे हिसाब से रीड आप बिल्कुल कर सकते हो, वेदर यू आर अ जुडिशरी कैंडिडेट और यू आर अ क्लैट कैंडिडेट। जुडिशरी कैंडिडेट को एक बार को कम, क्लैट वालों को तो ज्यादा कहूंगा कि रीड करो, बिकॉज आप लोगों को अपनी इंग्लिश वो क्या कॉम्प्रिहेंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट इज, क्या वो क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, ये मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ। तो क्लैट वालों को तो डेफिनेटली कहूंगा रीड करो। देन दिस इज नो, ये आर्टिकल्स आप लोग स्किप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं हमारे लिए। डिसीजन 2026 क्या ये रेलेवेंट है? नहीं, खास रेलेवेंट नहीं। लेट्स वेट, जिस दिन रिजल्ट आता है अब सीधे हम लोग उस दिन ये न्यूज़ को फॉलो करेंगे। पॉलिटिक्स, क्या ये सब रेलेवेंट है? नो। बट यहाँ पे एक नाम मिल रहा है हमारे को, सोनम वांगचुक। ये एक एक्टिविस्ट हैं जो कि लद्दाख से जुड़े हुए एक्टिविस्ट माने जाते हैं, एक काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं लद्दाख के। एंड ये पिछले कुछ दिनों गिरफ्तार हुए थे। इन पे एनएसए नाम का एक कानून है, वो भी लगाया गया था, और ये लद्दाख के लोगों के राइट्स के लिए बात करते हैं। तो मेरी राय होगी ये इनके बारे में आप जानिए, दिस पर्सन, नॉट दिस आर्टिकल, बट यू शुड नो अबाउट दिस पर्सन। सो मे बी यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हु ही इज। जैसे मैंने आपको बताया
लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख के लोगों के राइट्स की बात करते हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट करे थे, इनके खिलाफ एनएसए लगाया गया था, ये कुछ दिन डिटेंशन में भी रहे थे। मैंने एक बैकग्राउंड तो दे दिया है, बट रीड अबाउट हिम कि कौन है, इनका नाम लिख के रखिए, डेफिनेटली काम का नाम है ये हमारे लिए। आगे चलते हैं। SIR में फिर नहीं रिपीट कर रहा, SI और ट्रिब्यूनल्स में आप लोग को बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप लोग को मालूम होना चाहिए, ऑलमोस्ट हर ही रोज पेपर में आता है। क्या तहव्वुर राना हमारे लिए रेलेवेंट है? मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछे जाने के तो थोड़े कम चांसेस हैं। वैसे आप चाहें तो इनके बारे में जान सकते हैं, बट नॉट, क्योंकि टेररिज्म से जुड़ी हुई एक न्यूज है, इंडिया में कोई चीज गलत हुई, एंड जनरली देखा गया एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सो एन इनफेमस पर्सन फॉर श्योर, बट क्या क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए? मुझे नहीं लगता, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, आगे कौन सी न्यूज हमारे लिए रेलेवेंट है? राजनाथ लीड्स इंडियन डेलीगेशन एट SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीट टुडे। दिस इज, हम राजनाथ सिंह साहब की बात कर रहे हैं जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब आपके लिए रेलेवेंट क्या हो जाता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, कहाँ पे मीटिंग हो रही है? बिश्केक, किर्गिस्तान नाम के देश में हो रही है। बेसिकली इस न्यूज में क्या रेलेवेंट है? क्या ये रेलेवेंट है कि राजनाथ सिंह साहब गए हैं? आई थिंक शायद ये भी ज्यादा रेलेवेंट ना हो, बट ज्यादा रेलेवेंट क्या है? SCO है क्या? व्हाट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? इसके मेंबर्स कौन हैं? व्हाट इज द पर्पस? जैसे अगर आप लोग को याद हो, मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी तो मैंने ब्रिक्स के बारे में आप लोग को बताया था, मार्क कराए थे कि कौन मेंबर नेशंस है, कौन नहीं, इंडिया है या नहीं। उसी तरीके से SCO है, तो SCO तो डेफिनेटली आप लोग को अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इन वर्क्स फॉर अपकमिंग इंटरनेशनल समिट्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। और बिग कैट्स, वैसे जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो बिग कैट्स जनरली हम लोग कई सारे अलग अलग जो जो जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि जी भाई बिल्ली के फैमिली के हैं, कैट फैमिली के हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग, देखिए यहाँ पे मार्क करा देता हूँ, द 7 बिग कैट्स: टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार। ये दुनिया के अलग अलग देशों में हमको देखने को मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं इनका शिकार करा जा रहा है या नेचुरल हैबिटेट खत्म होने से इनकी कई बार ये डेथ हो रही है, जानवर कम होते जा रहे हैं। इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर में मेहनत करके पिछले 50 साल में टाइगर की पॉपुलेशन को फिर से काफ़ी ज़्यादा रीजनरेट करा है, काफ़ी मेहनत हिंदुस्तान की तरफ से हुई है, जिसमें इंडिया की तारीफ भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है, बिग कैट अलायंस, जो जिन जिन देशों में इस तरीके के जानवर पाए जाते हैं, दे ऑल कम टुगेदर। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दे ऑल कम टुगेदर और ये लोग सारे के सारे मिलके इन जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, सेफ एनवायरमेंट इन फॉरेस्ट देने के लिए काम करें। ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है। और ये याद रखिए, ये सारे सातों जानवर एक ही देश में नहीं मिलते। जैसे टाइगर हम लोग को अमेरिकाज में नहीं देखने को मिलता है, टाइगर एशिया में देखने को मिलता है, इंडिया और इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश आसपास के देशों में देखने को मिलता है। देन चीता नेचुरली अब हमारे को इंडिया में नहीं देखने को मिलता, हम लोग अफ्रीका से ट्रांस माइग्रेट करा रहे हैं, बट अफ्रीका में चीता बहुत देखने को मिल जाता है। स्नो लेपर्ड जनरली जो बहुत ज्यादा ऊंचाई के पहाड़ होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। हर जानवर, ये जो बिग कैट है, ये हर जानवर हर देश में नहीं मिलता, बट अलग अलग देशों में अलग अलग एक जानवर पाए जाते हैं। तो जिस जिस जगह पे जो पाए जाते हैं, ऑल ऑफ देम कमिंग टुगेदर फॉर दिस पर्टिकुलर बिग कैट अलायंस। रेलेवेंट है, डेफिनेटली इसको फॉलो करो आप लोग। We come to my favorite page, explain page. Where fossil fuel shock hurt India's farm. क्या ये relevant article है? I personally wouldn't say कि बहुत relevant article है एग्जाम की नज़र से। चाहो तो इसको एक बार को skip भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। बट फ्रांसिस जेवियर के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, ये relevant है। फ्रांसिस जेवियर साहब कौन है? You should know that. इनको क्यों इतना ज़्यादा मान्यता है? गोवा से इनका क्या लिंक है? पोर्चुगल से इनका क्या लिंक है? कैसे ये एकदम शुरुआती दौर में जब हिंदुस्तान में पोर्चुगीज आते हैं और गोवा को एक कॉलोनी बनाते हैं, फिर कैसे हम देखते हैं फ्रांसिस जेवियर भी गोवा में आते हैं। इनका एक बहुत फेमस चर्च है गोवा में, और इनको ममीफाई करके रखा गया है गोवा के उस चर्च में। मेरे हिसाब से इनके बारे में तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई कौन है ये फ्रांसिस जेवियर साहब, डेफिनेटली रेलेवेंट।
इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए, स्पेशली फॉर क्लैट स्टूडेंट्स आई वुड से, नॉट फॉर जे मे बी नॉट दैट रेलेवेंट. बिफोर ईरान वॉर, हाउ कॉलोनियल एम्पायर्स फॉट फॉर वाइटल स्टेट ऑफ हॉर्मोज. अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो एक जोग्राफिकल लोकेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ द वॉर. ईरान और यूएस में जो ब्लॉकेड की जो लड़ाई चल रही है, जिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी को लेके, जिसमें सारे बड़े बड़े कंट्रीज स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ से ऑयल जाता है, जैसे सऊदी, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट वगैरह वगैरह. तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट है वाटर बॉडी का. सो पहले कौन स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करता रहा है हिस्टोरिकली, ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है. गुड आर्टिकल, यू कैन रीड दिस आर्टिकल. इकोनॉमी पेज पे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. आप प्रीलिम्स के लिए, जुडिशरी और एपी और क्लैट के लिए टिक करने के लिए मार्क कर सकते हैं. सन फार्मा जो कि इंडिया का एक जायंट है व्हेन इट कम्स टू आई वुड से लाइफ साइंसेज, आई वुड से फार्मास्यूटिकल्स. इन्होंने, सन फार्मा ने $11.75 बिलियन में ऑर्गेनॉन को बाय आउट करा है, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, उसको खरीदा है सन फार्मा ने. सो डेफिनेटली इससे ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं आना चाहिए, बट किसने किसको टेक ओवर करा ये रेलेवेंट है. सन फार्मा विल एक्वायर 100% ऑफ ऑर्गेनॉन इशूड एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स फॉर कैश. तो पूरी तरीके से इसको एक्वायर कर ले रहे हैं. सो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाता है. इसको नाम को मार्क करके रखिए. बहुत डेप्थ में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, काम चल जाएगा, पर आपको उसको मार्क करके रखना है. देन ये रेलेवेंट है. इंडिया न्यूजीलैंड साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? एफटीए. किस तरीके से टैरिफ को और जो टैक्सेस एक दूसरे पे लगाए जाते हैं उनको हटाया जाता है, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है. डेप्थ में अगेन आप लोग को ये नहीं जाना है, बट इंडिया एफटीएफ धीरे धीरे बहुत सारे दुनिया के देशों के साथ साइन करने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक पैक्ट्स कर रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ. उसी तरीके से हमको न्यूजीलैंड का देखने को मिलता है. शुड यू रीड दिस आर्टिकल? यस, यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल, बट अगेन एज आई सेड, बहुत डेप्थ में नहीं जाना. नीदर फॉर क्लैट, नॉट फॉर जुडिशरी. यस, मालूम होना चाहिए कि किसके साथ करा गया है. दैट्स अबाउट इट. ओके जी, आगे चलते हैं. कोई और न्यूज़ हमारे लिए जो रेलेवेंट है इंडियन एक्सप्रेस में. सो आज के इंडियन एक्सप्रेस को अगर मैं आगे देखूं, सो वी आर थ्रू विद टुडेज न्यूज़. आज के इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लिए अब कोई और न्यूज़ नहीं रेलेवेंट है, नीदर फॉर क्लैट पर्पसेस नॉट फॉर जुडिशरी पर्पसेस. जितनी न्यूज़ मैंने आज आप लोग को मार्क कराई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. एज आई ऑलवेज कीप ऑन पॉइंटिंग, 7706893121, 7706893121, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर. आप इसमें टेलीग्राम के थ्रू, आप इसमें व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी भी तरह मुझे रीच आउट कर सकते हैं. आई हैव 2 academies in Lucknow by the name of Lex Loci, both for CLAT LLB preparation as well as judiciary preparation. आपको कोई कंफ्यूजन हो तैयारी में, आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी रीजन से, यू फील फ्री एंड रीच आउट टू मी. अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को यहीं रोकता हूँ. बाय बाय एंड टेक केयर.